हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं कम्युनिकेशन की वीडियो। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करते हैं और आने वाले दिनों में हम पेपर 2 इकोनॉमिक्स की भी तैयारी करेंगे। और हम इससे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड को इन डिटेल कवर कर चुके हैं। अगर आपने रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को ना पढ़ा हो या ना देखा हो तो हमने उसके लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या मॉडल होते हैं या कम्युनिकेशन में कितने मॉडल होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उन मॉडल का क्रिटिसिज्म भी करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम्युनिकेशन के मॉडल कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं, तो आप जा करके उसको रीड कर सकते हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड जो डेली क्विजेज होते हैं या एमसीक्यूज होते हैं, हम उसको अपलोड करते हैं। आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं लर्न इको मैजिक के टेलीग्राम के चैनल पर। और इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी पीएचडी एंट्रेंस की जो पीडीएफ और नोट्स होती हैं उनको हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो आप वहां पर जा करके उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, हम यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन, मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं। तो आइए गाइस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है कम्युनिकेशन का, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो इन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो चीज़ मेंशन है यहाँ पर वो भी डिस्कस करेंगे, और जो चीज़ इसमें मेंशन नहीं है बट एग्जाम में पूछी जाती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, हम उन चीज़ों को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पर अपने 10 लेक्चर्स का। 6 मार्च तक आपको ये सारे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मॉडल्स एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और क्या है ये सब चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक मॉडल क्या है। क्या मॉडल एक फैशन इंडस्ट्री से आई हुई लड़की है जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुई है, या एक फिजिक्स का जो मॉडल होता है, या इकोनॉमिक्स का मॉडल होता है, या केमिस्ट्री का एक मॉडल होता है, या एक मैथमेटिक्स का मॉडल होता है, या एक कम्युनिकेशन का मॉडल। आखिर मॉडल है क्या, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स हमारे जहन में होते हैं, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है पहले कि मॉडल आखिर होता क्या है। तो जो मॉडल होता है, इट इज अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट शोड व्हाट इट लुक्स लाइक और हाउ इट वर्क्स। तो जो भी मॉडल होता है वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का, जो हमें बताता है कि वो चीज किस तरह से दिखती है या कैसे वर्क करती है। एंड इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ए मॉडल इज ओनली एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग और ए पर्सन, एंड इट्स पर्पस इज टू फैसिलिटेट the understanding of the concept or construct that it represents। तो जो एक मॉडल होता है हमारा, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है किसी चीज का, किसी पर्सन का, जिसकी हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, या जिससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस मॉडल के थ्रू कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज कैसे बनी हुई है। जैसे कि फैशन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें लड़कियां किस तरह के कपड़े पहन के आई हुई हैं, कौन सी डिजाइनिंग फैशन में चल रही है। तो उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें, नई ये चीज़ें फैशन इंडस्ट्री में आई हुई हैं। या एक ये फिजिक्स का एक एग्जांपल ले लीजिए फायर अलार्म का, इसको देख करके आपको पता चल जाएगा अगर आप फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि जो एक फायर अलार्म होता है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। या अभी हम बात करेंगे इसमें कम्युनिकेशन के मॉडल की, ऐसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है लीनियर मॉडल का, इंटरेक्टिव मॉडल का और ट्रांजैक्शनल मॉडल का। तो जो भी एक मॉडल होता है वो हमें बताता है कि कोई चीज है, कोई आइडिया है, वो किस तरह से बना हुआ है और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस आइडिया की, वो हमें एक मॉडल के थ्रू मिलती है। और अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन के मॉडल की, कि कम्युनिकेशन का मॉडल हमें क्या बताता है, तो कम्युनिकेशन का मॉडल बेसिकली हमें यही बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, वो चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। तो जो भी मॉडल होता है हमारा, वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन बीइंग्स हाउ कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स, एंड इट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द
essential elements of the process of communication and graphically illustrate or recreate the communication as an event or as a process as it occurs in a specific context। तो जो कुछ भी उसका जिस्ट होता है कम्युनिकेशन के मॉडल का, यानी कि उस मॉडल के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेशन अकर हो रहा होगा या उस कम्युनिकेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, वो एक हमें मॉडल बताता है और उसको हम एक ग्राफिकली भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं या वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख कर बता सकते हैं कि ये मॉडल ऐसे वर्क करता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉडल क्या है और एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बस हमें यही बताता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग आपस में बातचीत करते हैं। अब अगर हम बात करें कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और या साइंटिस्ट हैं उन्होंने कम्युनिकेशन के मॉडल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल और तीसरा है इंटरैक्टिव मॉडल। तो इनके इर्द गिर्द ही जो हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो घूमता रहता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हम इन डिटेल बात करेंगे कि ये तीनों मॉडल होते क्या हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कह सकते हैं कि एक लीनियर मॉडल का एग्जांपल है, या जो भी अदर एग्जांपल्स हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के, वो सारे ही जो प्रीवियसली डिस्कस्ड 3 मॉडल है, ट्रांजैक्शनल, इंटरैक्टिव और लीनियर मॉडल, ये इनके ही एग्जांपल होते हैं। तो एक लैसवेल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक शेनन वीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल है, एक बर्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक बर्लन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक लीगन्स मॉडल है, इसी तरह से एक हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, एक कैट्स का मॉडल है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल है, एक मास मीडिया मॉडल है और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है। तो ये कुछ मॉडल हैं जिनको हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट है, इसमें हम सिर्फ 6 चीज़ों की बात करेंगे, लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड फिर 3 ये जो हमारे हैं एरिस्टोटल मॉडल, लैसवेल और शेनन मॉडल। जो बाकी के मॉडल्स हैं हम उनको दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है या जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो होता क्या है, कहते किसे हैं, तो जो हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है और एक चैनल होता है। तो इसमें जो फोकस किया जाता है वो ज़्यादातर सेंडर के ऊपर फोकस किया जाता है और इसको हम एक वन वे प्रोसेस कहते हैं कि जो हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक वन वे प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सेंडर ही है जो सिर्फ मैसेज भेजता है और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद कोई फीडबैक या कोई रिस्पांस प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसी वजह से इसको हम ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं कि जो हमारा सेंडर है वो किसी मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक, फिर उसके बाद उसको फीडबैक से या रिस्पांस से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से इसको हम ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं या लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वन वे प्रोसेस होता है। इसमें सारा का सारा फोकस जो होता है वो सेंडर के ऊपर होता है। इसमें रिसीवर कोई रिस्पांस या फीडबैक नहीं देता है। इसमें जो मैसेज सिग्नल जो होता है वो इनकोड किया जाता है और उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है किसी चैनल के थ्रू, और जो भी हमारा जितने भी टाइप के मॉडल्स ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं हमारे, उसमें जो सेंडर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, उसी के ऊपर सारा फोकस किया जाता है। और कहते हैं कि जो लीनियर मॉडल है वो फाउंड किया गया था शेनन एंड वीवर के जरिए, बाद में इसको अडेप्ट किया था डेविड बर्लो ने भी, और इसमें एरिस्टोटल का भी नाम आता है क्योंकि एरिस्टोटल का जो कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल है वो सबसे पुराना मॉडल है। आगे हम आने वाले लेक्चर स्लाइड में बात करेंगे। और जो हमारा डेविड बर्लो का मॉडल था वो भी एक लीनियर मॉडल का एक टाइप है जिसको हम SMCR के नाम से जानते हैं। SMCR का जो मतलब है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। तो ये कुछ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिनको हम इन डिटेल आने वाली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। तो अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिशन मॉडल या लीनियर मॉडल क्या है, तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें कि लीनियर मॉडल जो है
वो एक वन वे मॉडल होता है। इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इसमें जो सेंडर होता है वही प्रोमिनेंट होता है जो एक मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी के जरिए हमको जब कोई मैसेज मिल रहा होता है या जो भी हमको कंटेंट या जो भी सब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे होते हैं फिर उसको हम रिसीव कर लेते हैं, कोई फीडबैक नहीं दे पाते हैं उसके कैरेक्टर्स को। तो एक तरह से ये एक उसका एग्जांपल है। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के, इनको किन किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया गया है, तो ये एक वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये टू वे नहीं होता है, यानी इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। तो इस वजह से इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं कई बार और कहते हैं कि लीनियर मॉडल की एक पार्टिकुलर बिगिनिंग होती है और एक पार्टिकुलर एंडिंग होती है। जैसे कि एक मूवी शुरू होती है किसी मैसेज से और फिर ये एंड हो जाती है किसी मैसेज के साथ, यानी कि जो भी इसमें सेंडर रहता है वो एक मैसेज दे देता है रिसीवर को और रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, देन कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कम्युनिकेशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कम्युनिकेशन कभी भी स्टॉप नहीं होता है। और एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि जो लीनियर जो कम्युनिकेशन होता है क्या वो उसमें ब्रेक डाउन होता है कि नहीं होता है, वो टूटता है कि नहीं टूटता है। तो उसका आंसर कई बच्चों ने गलत दे दिया था कि हाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि ब्रेक डाउन कभी नहीं होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसकी कोई पार्टिकुलर एंडिंग नहीं होती है, जबकि ट्रांसमिशन मॉडल का एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें एक पार्टिकुलर बिगिनिंग और पार्टिकुलर एंडिंग होती है। तो एक ड्रॉबैक है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का, और इसमें कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि जो भी हम कम्युनिकेट किए हैं या जो भी मैसेज दिए हैं वो इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, वो जो मैसेज गया है वो सही से पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया, हमें पता नहीं चल पाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की या इंटरनेट की बात छोड़ दें तो ये फाइंड आउट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसमें कौन रिसीवर है, कौन सेंडर है, या कहाँ पर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अकर कर रहा है। तो ये कुछ इसकी क्रिटिसिज्म है लीनियर मॉडल की। आई होप लीनियर मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की कि इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो लीनियर मॉडल का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और इसमें जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन वो इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें फीडबैक शामिल होता है। जो सेंडर और रिसीवर रहते हैं वो मैसेज एक दूसरे को देते हैं और फीडबैक भी मिलता है इसमें। लेकिन जो फीडबैक होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, कई बार जो हमारा फीडबैक होता है उसको मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की इसमें भी बात की जाती है, और इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। और अगर इंटरैक्टिव मॉडल में हमें फीडबैक नहीं मिलता है या रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आता है, तो जो हमारा इंटरैक्टिव मॉडल है वो लीनियर मॉडल बन जाता है, क्योंकि लीनियर मॉडल में कोई फीडबैक नहीं होता है, कोई रिस्पांस नहीं होता है, कोई रिप्लाई नहीं होता है। तो जैसे इंटरैक्टिव मॉडल में भी अगर हमारा रिसीवर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो ये भी हमारा मॉडल एक तरह से लीनियर मॉडल ही बन जाता है। अब अगर हम बात करें प्रोस की कौन कौन सी खासियतें हैं इसमें, तो इसमें हमें मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन में भी हमें फीडबैक मिलता है, और इसमें नए नए कम्युनिकेशन के चैनल्स का यूज़ किया जाता है या यूज़ कर सकते हैं हम इंटरैक्टिव मॉडल में, क्योंकि दो लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसके कॉन्स की बात करें कि कौन कौन सी इसकी कमियां हैं या इसके कौन कौन से ड्रॉबैक हैं, तो इसमें कई बार जो फीडबैक होता है वो बहुत लंबा टाइम ले लेता है या उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इंटरैक्टिव मॉडल में। और जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो एक दूसरे को कई बार पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जब हो रहा होता है तो उसमें ना सेंडर जानता है सेंडर को रिसीवर को, ना रिसीवर सेंडर को जानता है। या अगर हो सकता है कि सेंडर रिसीवर को जान रहा हो लेकिन रिसीवर सेंडर को नहीं जानता है, या अगर रिसीवर सेंडर को जान रहा होता है लेकिन सेंडर रिसीवर को नहीं जानता है कि वो किसको मैसेज दे रहा है या कौन है एक्चुअल में। तो ये इंटरैक्टिव मॉडल है जिसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, और फीडबैक तो होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यूज होता है। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ
मॉडल ऑफ ये कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। इंटरेक्टिव मॉडल से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है कि कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये जो प्रीवियस दो मॉडल डिस्कस हुए हैं, एक तो इंटरैक्टिव मॉडल और एक लीनियर मॉडल, इन दोनों ही मॉडल का एक सबसे एडवांस वर्जन जो है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल है। इसमें ज़्यादातर ये जो यूज़ किया जाता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं। तो जब दो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और उसी में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। और इसमें जो सेंडर और रिसीवर होते हैं ये आपस में दोनों लोग एक दूसरे के रोल्स एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सेंडर है वो कभी रिसीवर बन जाता है, और कभी जो रिसीवर होता है वो कभी सेंडर बन जाता है। तो और इसमें जो सबसे खास बात इसकी है ट्रांजैक्शनल मॉडल की, कि इसमें साइमल्टेनियस फीडबैक मिलता है, यानी एट द सेम टाइम जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसी टाइम हमें फीडबैक मिल जाता है। और इसमें कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट और नॉइज होता है, और इसमें जो फीडबैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि जो सेंडर ने मैसेज रिसीवर को दिया है वो रिसीव हो गया है या वो समझ गया है। हो सकता है रिसीवर उस फीडबैक के थ्रू कोई नई इंफॉर्मेशन सेंडर तक ले जाए, जिसकी वजह से जो सेंडर होता है वो जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है। और अगर हम बात करें इनके पॉज की कि इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, सबसे अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो कह सकते हैं एडवांटेजेस इसके क्या क्या है ट्रांजैक्शनल मॉडल के, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसमें साइमल्टेनियस और इंस्टेंट फीडबैक होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हमें फीडबैक मिल जाता है कि जो भी मैसेज हमने सेंडर को रिसीवर को दिया है वो रिसीवर समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है सेंडर और रिसीवर के बीच। जो सेंडर होता है वो कभी भी रिसीवर बन जाता है, और जो रिसीवर होता है वो कभी भी सेंडर बन जाता है। और अगर हम कॉन्स की बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो जो हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल है ये इंकरेज करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा कई बार। और जब सेम टाइम पे दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो उस टाइम नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है या आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे थोड़ा सा एक कह सकते हैं ये एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का। नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट होती है ट्रांजैक्शनल मॉडल में। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल के। और अगर हम इसके एक और स्ट्रक्चर की बात करें इसके अलावा भी, जैसे देखिए यहाँ पे जो सेंडर होता है वो एट द सेम टाइम रिसीवर भी होता है, और रिसीवर जो है वो सेंडर भी होता है, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में मैसेज एक दूसरे को भेज रहे होते हैं एक चैनल का यूज़ करके। और इसमें चैनल ऑफ फीडबैक तो होता ही होता है, और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। आसपास जो भी हल्ला गुल्ला हो रहा होता है दोनों लोगों के साथ में बातचीत करने की वजह से वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है इसमें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांजैक्शनल मॉडल का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लोग यहाँ पे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। जैसे एक लेडी ने इनसे इंटरव्यू के दौरान कुछ पूछा होगा किसी टॉपिक को लेकर के, या कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी कि इससे रिलेटेड आपका क्या कहना है, तो इन्होंने उस इंफॉर्मेशन में हो सकता है उसको समझकर उन्होंने रिप्लाई किया हो, या उस इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करके इनको बता दिया हो कि हाँ इस चीज़ से मैंने ये समझा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें साइमल्टेनियस फीडबैक होता है, और जो फीडबैक होता है वो कई बार उसमें एक न्यू मैसेज जाता है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, और सेंडर और रिसीवर आपस में जो रोल्स होते हैं अपने वो इंटरचेंज करते रहते हैं, यानी कि कभी भी सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर कभी भी सेंडर बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये एक लीनियर मॉडल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ओरल कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। और ये लीनियर मॉडल होता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो फोकस होता है वो स्पीकर के ऊपर होता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है ऑडियंस या रिसीवर की तरफ से। और जो हमारा अरिस्टोटल का मॉडल है ये ओल्डेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जो लगभग 300 बिफोर क्राइस्ट 300 बिफोर क्राइस्ट ये इसको प्रपोज किया गया था। तो ये अगर पूछा जाए कि ओल्डेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हों अरिस्टोटल, शेनन वीवर या दूसरे भी एग्जाम्पल, तो आप अरिस्टोटल मॉडल करके आइएगा। 300 बिफोर क्राइस्ट दिया गया था, और इसमें 3 बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया था। वो थे स्पीकर,
स्पीकर के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया था और ऑडियंस के ऊपर फोकस किया गया था। इसमें जो हमारा अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, अरिस्टोटल ने ओरिजिनली जो स्पीकर था उसको एथोस कहा था और जो मैसेज था यानी कि जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को अरिस्टोटल ने बोला था लोगोस, जिसको हम मैसेज कहते हैं, और इन्होंने ऑडियंस को बोला था पैथोस। तो इन्होंने तीन चीज़ों के ऊपर फोकस किया था अरिस्टोटल ने, एथोस यानी कि स्पीकर, लोगोस यानी कि मैसेज या सब्जेक्ट, और पैथोस जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस। तो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे जिन्होंने इनको थोड़ा सा अरिस्टोटल का जो मॉडल था इसको मॉडिफाई करके 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था या 5 एलिमेंट्स उसमें शामिल कर दिए थे। जो स्पीकर है उसमें एक स्पीच है, एक अकेजन, ऑडियंस और इफेक्ट। यानी कि जो स्पीकर है वो बोल रहा होगा कुछ किसी अकेजन के ऊपर और जो ऑडियंस होगी वो मैसेज को रिसीव कर रही होगी और फिर उस ऑडियंस पर उस मैसेज का कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो जो हमारे अरिस्टोटल साहब थे इन्होंने परसुएशन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया था कि जो हमारा जो इनका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन किस तरह से अकर हो रहा होता है, जिसमें एक स्पीकर होता है जिसको एथोस कहा है इन्होंने, फिर लोगोस यानी कि मैसेज, फिर पैथोस यानी कि ऑडियंस। तो इन्होंने कहा था कि जो इसमें होता है वो डिस्कवरी ऑफ अवेलेबल मीन्स ऑफ परसुएशन, यानी कि हम किस तरह से परसुएसिव कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, किस तरह से हम लोगों को कायल करते हैं। तो ये जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं उनकी हम डिस्कवरी करते हैं, हम खोजते हैं कि किस तरह से परसुएसिव कम्युनिकेशन किया जा सके, किस तरह से लोगों को कायल किया जा सके, या एक बड़ी ऑडियंस है उसको हम किस तरह से उसके ऊपर हम अपना मैसेज एक तरह से दे सकें या उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये था अरिस्टोटल का मॉडल। अगर हम बात करें अरिस्टोटल के मॉडल के क्रिटिसिज्म की कि किन किन पॉइंट पर अरिस्टोटल के मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है, तो जब सबसे पहला क्रिटिसिज्म का पॉइंट है अरिस्टोटल के मॉडल का कि इसमें कोई फीडबैक हमें नहीं मिलता है। जो हमारा स्पीकर रहता है एक वन वे कम्युनिकेशन करता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं करता है, और ऑडियंस ने मैसेज को समझा या नहीं समझा ये हमें नहीं पता चल पाता है अरिस्टोटल के मॉडल में। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है फेलियर का, कम्युनिकेशन के फेलियर का, जैसे नॉइज का या बैरियर की इसमें बात नहीं की गई। और जो मॉडल है अरिस्टोटल का वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में यूज किया जा सकता है, इसको और अगर हम दूसरी जगह यूज करना चाहें तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये एक कुछ ड्रॉबैक्स थे अरिस्टोटल के मॉडल के। अब अगर हम बात करें लेस्पेल के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की जो 1948 में दिया गया था, तो इन्होंने जो लेस्पेल साहब थे इन्होंने एक कन्वीनियंट वे यानी कि एक मुनासिब रास्ता दिखाया था कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो जो कम्युनिकेशन का एक्ट है वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि ए कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए एक रास्ता हमें मिलता है। तो वो एक पूरे क्वेश्चंस के ऊपर एक बेस्ड था लेस्पेल का मॉडल, जिन्होंने इसमें कहा था कि एक हु का कॉन्सेप्ट दिया था। हु को इन्होंने कहा था कि जो हु है वो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेटर है वो हु है, जो एक कंट्रोल एनालिसिस कहलाता है, और जो सेज है यानी कि हु सेज व्हाट, यानी कि हु क्या कह रहा है, यानी कि वो कोई मैसेज दे रहा है, तो जो कुछ भी मैसेज है। तो कंटेंट एनालिसिस की बात की थी उन्होंने यहाँ पर, इन विच चैनल यानी कौन से मीडियम का यूज कर रहा है, कौन से चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, इन विच चैनल को इन्होंने मीडियम कहा था, और इसको मीडिया एनालिसिस का नाम दिया था। टू हुम यानी किससे कर रहा है, किसको मैसेज दे रहा है या किसको कुछ कह रहा है, तो जो रिसीवर है उसको कह रहा होता है कम्युनिकेटर, और इसको ऑडियंस एनालिसिस इन्होंने कहा था। और विद व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन्होंने इसको इफेक्ट कहा था और इसको इफेक्ट एनालिसिस कहा था। तो जो लेस्पेल साहब थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे हु सेज व्हाट इन विच चैनल, टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। तो 5 क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए, हु, व्हाट, विच, हुम और विद व्हाट।
जिनका इन्होंने अपने मॉडल के थ्रू आंसर किया और बताया कि जो हु है वो कम्युनिकेटर है, सेज व्हाट का मतलब मैसेज है, इन विच चैनल का मतलब मीडियम है, टू हुम का मतलब रिसीवर है और विद व्हाट का मतलब इफेक्ट है। और फिर उन्होंने इसको बताया था कि जो हु है हमारा वो कंट्रोल एनालिसिस करता है, सेज व्हाट में हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, इन विच में हम मीडिया एनालिसिस करते हैं, टू हुम में हम ऑडियंस एनालिसिस करते हैं और विद व्हाट इफेक्ट में हम इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ा। अगर अब हम बात करें कि लेसवेल का जो मॉडल है उसके कौन कौन से क्रिटिसिज्म है या किन किन पॉइंट्स पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है, तो जो लेसवेल का मॉडल है ये भी एक वन वे मॉडल है जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइज को ये इग्नोर करता है। इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, वो उसका कोई एग्जैक्ट असर पड़ा या नहीं पड़ा, वो इफेक्टिव था या नहीं रहा। और ये भी जब इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है और वन वे कम्युनिकेशन होता है और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को इसमें कंसीडर नहीं किया गया और बहुत ही जनरल टॉपिक को डिस्कस किया गया और बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें थी लेसवेल के मॉडल में और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये मॉडल क्योंकि इसमें बस बेसिक क्वेश्चन उठाए और उसके ऊपर ये पूरा मॉडल बना दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर लेसवेल का मॉडल है वो क्रिटिसाइज किया गया है एज सेम जिन चीज़ों को लेकर के अरिस्टोटल के मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया था वैसे ही लेसवेल के मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया गया था। अब अगर हम बात करें अपने आज के आखिरी मॉडल की कि शेनन वीवर का जो मॉडल है इसको हम इंफॉर्मेशन मॉडल भी कहते हैं। तो शेनन वीवर का जो इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, तो शेनन एक अमेरिकन मैथमेटिशियन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और वीवर भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो दोनों ने मिल करके एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम था बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल ए कॉल्ड ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। फिर बाद में इसको हमने शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा था। तो जो हमारे शेनन और वीवर साहब थे, शेनन एक अमेरिकन मैथमेटिशियन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और जो वीवर साहब थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिल करके एक आर्टिकल लिखा था बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में। उस आर्टिकल का नाम था ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको बाद में शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना गया। तो इन दोनों ने मिलकर के कम्युनिकेशन में एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, वो कॉन्सेप्ट था नॉइस का। तो दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज इन देयर मॉडल। तो हम अभी देखेंगे कि जो हमारा शेनन वीवर का इंफॉर्मेशन मॉडल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। तो जो शेनन और वीवर साहब थे इन्होंने तीन तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या 3 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। एक तो टेक्निकल जो प्रॉब्लम आती है यानी सिग्नल्स की, और सिमेंटिक यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग की कि किस तरह से लोग मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, या जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं सिग्नल्स की वो क्या होती हैं, और इन्फ्लुएंशियल यानी कि इफेक्टिवनेस क्या रहती है कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स कंसिडर की जाती हैं, सिग्नल की, सिमेंटिक यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, और इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिवनेस की, जिसको इन्होंने इन चीज़ों को अपने मॉडल में शेनन और वीवर ने डिस्कस किया था। और जो शेनन और वीवर का जो मॉडल है ये एक लीनियर मॉडल है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है बगैर किसी इम्फेसिस के फीडबैक पर या बिना किसी रिस्पांस के या बगैर किसी रिप्लाई के। इसमें हमें कोई इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता है। अच्छा, जो शेनन और वीवर साहब थे इन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी बातचीत की थी। जैसे एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की बात की थी। हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या है। तो द इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड बाय एंट्रोपी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो एंट्रोपी के जरिए मेजर की जा सकती है। और एंट्रोपी होती क्या है, दैट इज वंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट अ मैसेज, यानी कि किसी एक इंसान के या किसी भी जो हमारा कम्युनिकेटर है उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी उसकी चॉइस क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस कितनी है किसी मैसेज के सिलेक्ट करने की, उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। तो इसके जरिए अगर जब हमें पता हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट ए मैसेज कितनी है, उससे हम इंफॉर्मेशन को मेजर कर सकते हैं। और द रेशियो ऑफ एक्चुअल
टू द मैक्सिमम एंट्रोपी इज कॉल्ड द रिलेटिव एंट्रोपी। तो जो भी हमारी एक्चुअल एंट्रोपी होती है और मैक्सिमम एंट्रोपी होती है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम एक्चुअल एंट्रोपी कहते हैं। तो ये उन्होंने एक एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया था शेनन और वीवर ने। उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एंट्रोपी के जरिए हम मेजर कर सकते हैं, और एंट्रोपी कहते हैं कि वंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट ए मैसेज को हम एंट्रोपी बोलते हैं। अब अगर हम रिडंडेंसी की बात करें तो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एलिमिनेटेड और एडेड communication in a noiseless channel so that the message would still have meaning। तो इन्होंने रिडंडेंसी की बात की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमें अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पता चलता है कि कितना हम इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं एक नॉइजलेस चैनल में, जिससे कि जो हमारा मैसेज है वो एक मीनिंग बनाए रखे या एक तरह से वो मीनिंगलेस ना होने पाए। वो जो भी हम बातचीत कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो मीनिंगफुल हो, यानी कि रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। एक तो एंट्रोपी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सिलेक्ट ए मेथड, और एक रिडंडेंसी यानी कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एलिमिनेटेड और एडेड। और इन्होंने एक बार बात की थी चैनल कैपेसिटी की। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे, एंट्रोपी, रिडंडेंसी और चैनल कैपेसिटी। तो जो चैनल कैपेसिटी होता है वो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, कि पर यूनिट टाइम पे हम कितना इंफॉर्मेशन हम आगे तक पहुंचा सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कितना ज़्यादा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वुड लीड टू एरर्स। अब अगर हम ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा अगर हम इंफॉर्मेशन ले जाएंगे या आगे बढ़ाएंगे, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी या जो भी हमारे मैसेजेस होंगे वो उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी और उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जाएगी, जो कि सही नहीं रहेगा। तो जो शेनन वीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, इसमें इन्होंने 5 चीज़ों की बात की थी। एक तो इंफॉर्मेशन सोर्स की बात की थी। इंफॉर्मेशन सोर्स में एक मैसेज रहता है, जो ट्रांसमीटर जो होता है ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज, और सिग्नल भेजा जाता है एक चैनल के थ्रू, और फिर चैनल के आसपास ही कहीं नॉइज रहती है। तो जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक होता है इफेक्टिव बैरियर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है एक नॉइज। तो नॉइज के कॉन्सेप्ट को शेनन और वीवर ने अपने मॉडल में डिस्कस किया था। तो इंफॉर्मेशन रहता है, फिर ट्रांसमीटर होता है, फिर चैनल है, चैनल के बाद एक रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और फिर रिसीवर जो होता है वो मैसेज को समझ लेता है वो और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो जो शेनन और वीवर का मॉडल है ये एक तो लीनियर मॉडल है, और इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। इस चीज़ को आप याद रखें कि शेनन वीवर का मॉडल जो होता है इसमें किसी भी तरह का फीडबैक नहीं मिलता है। इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स रहता है, फिर ट्रांसमीटर होता है, फिर चैनल आता है, देन रिसीवर, देन डेस्टिनेशन, और जो नॉइज का सोर्स है वो भी शामिल होता है। तो कुछ 3-4 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, और आप इसका ऑर्डर भी याद रखें, इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन। तो ये शेनन और वीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है। आप इसको याद रखें, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। अब अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ शेनन वीवर इंफॉर्मेशन मॉडल की, यानी कि किन किन बेस पर शेनन वीवर के इंफॉर्मेशन मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया है, तो जो सबसे पहला बेस है, तो इट कैन बी अप्लाइड मोर फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देन ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसका बेसिक डिसएडवांटेज ये है शेनन वीवर मॉडल का कि इसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, बट अब जब भी ग्रुप कम्युनिकेशन की बात आएगी या मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात आएगी तो हम वहाँ पर इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। और जो रिसीवर होता है प्लेज द पैसिव पार्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस एज सेंडर प्लेज द प्राइमरी रोल दैट सेंड्स मैसेज। तो जो रिसीवर होता है वो पैसिव पार्ट का रोल प्ले करता है। पैसिव मतलब कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइड कराता है। और जो हमारा सेंडर होता है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है मैसेज सेंड करते टाइम। तो जब हमारा सेंडर प्राइमरी रोल प्ले करता है मैसेज सेंड करते टाइम, तो वो एक तरह से वही जो सेंडर सेंटर्ड मॉडल हो जाता है शेनन वीवर का।
और इसमें कोई भी हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो ये एक इस तरह से क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, या एक तरह से डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक ऑफ शेनन वीवर इंफॉर्मेशन मॉडल। और आग भी गई वो बात कि फीडबैक इज टेकन एज लेस इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द मैसेज सेंट बाय द सेंटर। जो सेंडर है हमारा, वो जब मैसेज सेंड करता है तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो फीडबैक होता है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया जाता है। तो ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। और द मॉडल इज टेकन बाय सम क्रिटिक्स एज मिसलीडिंग मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, एज ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉट मैथमेटिकल इन नेचर। क्रिटिसिज्म ऑफ शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, तो जो शेनन वीवर का जो मॉडल था, ये कई बार इसको जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस बात पर भी इसको क्रिटिसाइज कर दिया था कि जो ह्यूमन नेचर होता है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है, वो काफ़ी सब्जेक्टिव रहता है और बिल्कुल भी नहीं मैथमेटिकल नहीं होता है नेचर में। और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि जो इंटरप्रिटेशंस हैं शेनन वीवर के मॉडल के, वो मिसलीडिंग है या मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है ह्यूमन नेचर के कम्युनिकेशन का, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो मैथमेटिकल नहीं होता है नेचर में। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे शेनन और वीवर मॉडल के। आई होप आप समझ गए होंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे, या आने वाली वीडियोस जब हमारी ये सब खत्म हो जाएगी, जो कॉन्सेप्ट सीरीज जब हमारा ओवर हो जाएगा, तब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे सारे ही मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, जो हमारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। जो कुछ मॉडल्स रह गए हैं कम्युनिकेशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अगर आपने हमारा लर्न इको मैजिक के चैनल को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टा के अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें। और बेस्ट ऑफ लक 2022 के जो 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। थैंक यू।